नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करें डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के एक शहर जनेवा में। ऑब्जेक्टिव यानी फंक्शन डब्ल्यूटीओ का ये है विभिन्न देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को स्मूथ बनाना, मतलब विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। अभी न्यूज़ में इसलिए आई है ये बॉडी क्योंकि इस्टेब्लिश होने के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि डब्ल्यूटीओ की डीजी एक महिला होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डब्ल्यूटीओ का डीजी बनने के लिए अभी 2 कैंडिडेट्स के बीच फाइट है और दोनों ही महिलाएं हैं, एक नाइजीरिया से और दूसरी साउथ कोरिया से। तो पहली बार होगा कि डब्ल्यूटीओ की डीजी के पद पर कोई महिला पदस्थ रहेगी। आर्टिकल में कहा जाता है देखो नए डीजी के सामने यानी नए डायरेक्टर जनरल के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिसका सामना उन्हें करना होगा। अभी फिलहाल डब्ल्यूटीओ के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको डब्ल्यूटीओ के नए डीजी को फेस करना होगा। सबसे पहले देखो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आया था 2001 में। ये एक प्रकार से नेगोशिएशन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। लेकिन देखो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में जो नेगोशिएशंस चल रही थी डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के बीच, वो नेगोशिएशंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज नए एजेंडा को लाने पर अड़े हुए हैं। डेवलप कंट्रीज के अनुसार अब डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशंस होनी चाहिए ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, एमएसएमईज और जेंडर जैसे इश्यूज पर। दूसरा चैलेंज देखो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना, पिछले काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में है। क्यों? एक मेन रीज़न देखो इसका ये है ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए ने डब्ल्यूटीओ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, भावी नहीं दिए। तो डब्ल्यूटीओ के इस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में 7 मेंबर्स होते हैं। वैकेंसी खाली रही, मेंबर्स को अपॉइंट ही नहीं होने दिया यूएसए ने, इसलिए ये जो मैकेनिज्म था बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। तो इस मैकेनिज्म को फिर से रिवाइव करना ये चुनौती है अभी फिलहाल डब्ल्यूटीओ के सामने। नेक्स्ट, फैसिलिटेट इंक्रीज्ड ग्लोबल ट्रेड। देखो कोविड-19 की महामारी के कारण विभिन्न देश इंपोर्ट को कम करने पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंश्योर करना कि ग्लोबल ट्रेड बढ़े बड़ी चुनौती होगी डब्ल्यूटीओ के सामने। नेक्स्ट, कुछ दूसरे रिफॉर्म्स लेके आना इस मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके, फिर से पटरी पर लाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है देखो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, ट्रेड को लेके उनका विजन भी अलग अलग है। तो अलग अलग मेंबर कंट्रीज के इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना ये भी एक बड़ी चुनौती है डब्ल्यूटीओ के सामने। नेक्स्ट, वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म का क्या मतलब है? देखो यूएसए जैसे कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड में कहीं पर भी वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले वो यूएसए के सिटीजन्स को अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए यूएसए बहुत सारे पैसे भी खर्च करने को तैयार था कि जो भी कंपनी वैक्सीन बनाएगी हम उससे शुरुआत में ही वैक्सीन परचेज कर लेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हुई है, पहले ही यूएसए ने पैसे दे दिए कि जब भी आपकी वैक्सीन बने आप पहले यूएसए को ही दीजिएगा। मतलब सभी देश ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन बनते ही सबसे पहले हमारे देश के सिटीजन्स को अवेलेबल होनी चाहिए। ये है वैक्सीन नेशनलिज्म। बट देखो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो गरीब देशों को होगा। ये तो हमने बात की कुछ जनरल चैलेंजेस की। अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं। देखो काफ़ी समय से कुछ डेवलप कंट्रीज जो हैं वो मांग कर रही हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत डेवलपिंग कंट्री की डेफिनेशन को चेंज किया जाए। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? ये देखो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अनुसार जब सब्सिडीज को कम करने की बारी आती है ना तो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। उनको फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा समय मिलता है कि आपको थोड़े ज़्यादा समय आप ले सकते हो सब्सिडीज को फेस आउट करने के लिए, कम करने के लिए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को कम समय नहीं मिलता है। तो डेवलप कंट्रीज का अब ये बोलना है कि डेवलपिंग कंट्री की आप डेफिनेशन चेंज कर लो क्योंकि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, टर्की, इजिप्ट ये सब जो देश हैं अब डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरा कंसर्न इंडिया के लिए ये है डेवलप कंट्रीज ये भी मांग कर रही हैं
कि फिशरमैन को जो सब्सिडी दी जाती है फिशरीज के लिए, उस सब्सिडी को कम किया जाए, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अनुसार काफ़ी सारे देश सब्सिडी देते हैं मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए, और इससे मछलियों का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है और वो फिर से फिल नहीं हो पा रहा है। मतलब अंधाधुंध मछलियां पकड़ी जाती हैं सब्सिडीज़ के कारण मछुआरों के द्वारा, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आ पा रही है। मतलब जितनी मछलियों को पकड़ा जा रहा है उतनी मछलियां फिर से जन्म नहीं ले रही हैं। धीरे धीरे करके मछलियों का जो स्टॉक है पानी के अंदर वो खत्म हो रहा है। तो इन दो कंसर्न्स के प्रति इंडिया का स्टैंड देखो ये है। जब से WTO का निर्माण हुआ है तब से लेके अभी तक कुछ देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है WTO से, और उनमें से एक है इंडिया। ये आरोप इंडिया पर लगाना गलत है। देखो, आप डेवलपमेंट को किसी भी पैरामीटर पर मेजर कीजिए, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में ही आएगा। इंडिया में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, पॉवर्टी काफ़ी कम है इंडिया में। तो इंडिया को अपना केस स्ट्रांगली रखना चाहिए, और जब भी किसी सब्सिडी को फेस आउट करने की बात आए तो इंडिया को लॉन्गर टाइम पीरियड डिमांड करना चाहिए कि हमें ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि गरीबी हमें ख़त्म करनी है। एकदम से हम सब्सिडी को नहीं ख़त्म कर सकते, ना तो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और ना ही मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी। दूसरा, अगर बात करें फिशरमैन को दी जाने वाली सब्सिडी की, इस पर इंडिया का स्टैंड देखो ये है। सबसे पहले आप हाई सीज में, मतलब जो इंटरनेशनल वाटर हैं उनमें जो सब्सिडी दी जाती है उसे फेस आउट कीजिए। बाद में टेरिटोरियल वाटर की हम बात करेंगे। यानी इंडिया का स्टैंड ये है, फिशरीज सेक्टर में अगर आपको सब्सिडीज खत्म करनी है तो आप फेज वाइज मैनर में कीजिए, एकदम से मत कीजिए। इसके बाद बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, WTO की एक अच्छी बात यह है, जो भी डिसीजन होते हैं वो सर्वसहमति के आधार पर होते हैं। अगर एक भी मेंबर अगर डिसेंट अपनी व्यक्त करता है, नाराजगी व्यक्त करता है, तो प्रोसेस जो है वो ट्रैक से हट सकती है। तो ये एक अच्छी बात है। इसकी वजह से डेवलप कंट्रीज अपनी मनमानी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, रिफॉर्म्स को अगर देखो लाना है तो आप फेस वाइज मैनर में लाइए। जैसे 2017 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आया था, उसी प्रकार से बाकी रिफॉर्म्स को भी आप फेस वाइज मैनर में लाइए, यानी धीरे धीरे करके। तीसरा पॉइंट, देखो, कोविड-19 के क्राइसिस ने ये तो साबित कर दिया है कि महामारी से निपटा जा सकता है अगर विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन हो, विभिन्न देशों के बीच कोलैबोरेशन हो। कोई एक देश इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट, क्लियर डायरेक्शंस देनी जरूरी है WTO के द्वारा विभिन्न देशों को, ताकि सप्लाई चेन्स को फ्री रखा जा सके, ओपन रखा जा सके। महामारी की सिचुएशन में शुरू में आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुई। कुछ देश एक्सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे एसेंशियल कमोडिटीज़। उनको ये लगता था महामारी अगर और ज़्यादा इंटेंस होती है, बढ़ती है, तो उन चीज़ों की हमारे देश में आवश्यकता होगी, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इससे दूसरे देशों की जो आवश्यकताएं हैं वो खतरे में आ गई। तो WTO को अब क्लियर डायरेक्शंस देनी होगी विभिन्न देशों को कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो लगी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटा लीजिए और सप्लाई चेन्स को फ्री और ओपन रखिए। नेक्स्ट है वॉलंटरी शेयरिंग एंड पूलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, अब अभी फिलहाल विभिन्न देशों में प्रयास चल रहे हैं कोविड-19 को काबू पाने के लिए वैक्सीन के डेवलप करने पर। तो अब कोई कंपनी अगर वैक्सीन को डेवलप करती है काफ़ी रिसर्च करके, तो काइंड ऑफ पेटेंट मिलना चाहिए उस कंपनी को। लेकिन देखो, ये महामारी है, विभिन्न कंपनीज को, विभिन्न देशों को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूल करना चाहिए, ताकि एक इफेक्टिव वैक्सीन को डेवलप किया जा सके इस महामारी से निपटने के लिए। अगर कंपटीशन देखने को मिलेगा वैक्सीन को लेके भी, तो फिर नुकसान ही होगा, वर्ल्ड को फायदा इससे नहीं होगा। और देखो, एक प्रोविजन है हमारे इंडियन पेटेंट्स एक्ट में कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, मतलब इमरजेंसी के दौरान सरकार किसी भी कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है कोई भी वैक्सीन या फिर ड्रग डेवलप करने के लिए। अब देखो, एक डायलेमा है। एक तरफ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत मेहनत की है वैक्सीन को डेवलप करने पर, तो उस कंपनी को रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए अगर उस कंपनी ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया है। बट दूसरी तरफ, जैसा हमने डिस्कस किया, वैक्सीन नेशनलिज्म है। मतलब डेवलप कंट्रीज तो ये प्रयास कर रही हैं वैक्सीन कहीं भी बने, सबसे पहले वैक्सीन उनके सिटीजन्स को मिले, तो बेचारे गरीब देश कहाँ जाएंगे।
तो गरीब देशों को तो ऐसे वैक्सीन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसे होते नहीं। तो WTO को थोड़ा लिबरल रहना चाहिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रोविजन पर। यानी डेवलपिंग कंट्रीज या फिर गरीब देशों को अगर वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो वो देश फिर इस प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे ताकि अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को लाइसेंस दिया जा सके कि आप कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कीजिए, बेशक वो वैक्सीन डेवलप किसी और देश ने की हो। कंक्लूजन में कहा जाता है अगली जो डीजी होंगी उनका देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा विभिन्न देशों के बीच एक ट्रस्ट डेवलप करना। WTO को विभिन्न देशों के साथ एंगेज करने की आवश्यकता है और फेयर रूल्स बनाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो और विभिन्न देश फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाएं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।